तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी ऐच्छिक जो विषय है, जिसको इंग्लिश में आप हिंदी इलेक्टिव भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जो आपका 19 फरवरी, जी हाँ बच्चों, 19 फरवरी 2024 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का, उसके अंदर आपको ये सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा, कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और बेसिकली ये वाला सैम्पल पेपर हम लोग कर ही रहे थे। हिंदी का ये हमारा तीसरा सैम्पल पेपर था, जिसका ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। ठीक है, इससे पहले इसी सैम्पल पेपर का पार्ट 1 वाला जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड किया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर क्लिक करके पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करें अगर आपके बोर्ड के पेपर की, तो कुछ इस तरह का आपका बोर्ड का पेपर आता है। ये आप देख सकते हैं, एक सीरीज नंबर, एक सेट नंबर, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा। जो प्रीवियस मैंने सैम्पल पेपर की वीडियोस बनाई है हिंदी की, उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका 19 फरवरी 2024 को बोर्ड एग्जाम होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और हम सभी ने मिल करके आप सभी बच्चों के लिए एक सरप्राइज तैयार कर रखा है। अगला जो क्लिप आप देखेंगे वो उसी सरप्राइज से रिलेटेड होने वाला है। अगर आप उस सरप्राइज को अपना लेते हैं तो जो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगी। तो वो वाला क्लिप देखिए बच्चों। तो हम लेकर के आए हैं आप सभी बच्चों के लिए हिंदी के 20 सैंपल पेपर। जी हाँ बच्चों, सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये 20 सैंपल पेपर आप ले सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये जो सैंपल पेपर है इसके अंदर आपको पूरा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, वैसे तो ये 199 रुपये का है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो 50% की भारी छूट देखने को मिलेगी। केवल 99 रुपये में आपको 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से एक सैंपल पेपर केवल 5 रुपये का पड़ा। ठीक है, 50% की भारी छूट लेने के लिए आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा VSP07। व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर से बेहतर ढंग से कीजिए। हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ब भी बोलते हैं। इसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें लिखना है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। 3 टॉपिक आपको दे दिया है, तीनों में से किसी एक पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख आपको लिखना है। तो ये जो आपका थर्ड वाला टॉपिक है, समाज में बढ़ती आर्थिक असमानताएं, इसके ऊपर मैंने आपको लिख करके दिखा रखा है कि किस प्रकार से आपको रचनात्मक लेख लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको अपना टॉपिक लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है समाज में बढ़ती आर्थिक असमानताएं। उसके बाद आपको पूरा शुरू कर देना है। काइंड ऑफ निबंध टाइप का इसको आप समझ सकते हैं, जैसे निबंध लिखते हैं ना, उसी तरह का एक तरह से मान लीजिए, है ना। और देखिए आर्थिक असमानता की बात करें ना, खास करके भारत जैसे देश में, तो कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा अमीर है आर्थिक रूप से कि भैया उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये पैसा कहाँ खर्च करूँ। ये बोलते नहीं है, कभी हम लोग मम्मी पापा से पैसा लेने जाते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं पैसे का पेड़ लगा हुआ है क्या कि तुमको इतना पैसा देते रहेंगे, पैसा बहुत मेहनत से आता है। और ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल सूटेबल है जो इतने ज़्यादा अमीर है कि उनके पास पैसे का लिटरली एक तरह से पेड़ लगा हुआ है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है। ठीक है, कि उनको पता ही नहीं चल पाता कि इतना पैसा आ रहा है और इतना पैसा खर्चा कहाँ करें, मतलब समझ ही नहीं पाते हैं। वो मान लीजिए आईफोन का एक गोडाउनों खरीद लेंगे ना, वो फिर भी नहीं उनको समझ में आएगा कि और क्या खरीदे, इतना पैसा है उनके पास। भारत जैसे देश की बात कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति गरीब है आर्थिक रूप से भारत में, वो इतने गरीब है कि उनके पास 2 वक्त की रोटी जुटाने का भी पैसा नहीं है। सोचिए, इतनी ज़्यादा आर्थिक असमानता भारत में आपको देखने को मिल रही है, तो क्या ही कह सकते हैं। खैर,
अपने टॉपिक पे आते हैं तो समाज में बढ़ती आर्थिक असमानताएं। समाज में आर्थिक असमानताएं एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में असमानता और असंतुलन का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, देखिए आर्थिक रूप से जब असमानताएं पैदा होंगी तो और अन्य तरीकों से भी असंतुलन जो है पैदा होने लग जाता है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। ठीक है, आर्थिक असमानता के कारणों में सबसे प्रमुख है शिक्षा और संसाधनों की घोर कमी, साथ ही साथ बेरोजगारी और उचित अवसरों की कमी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से समान नहीं है और अन्य लोगों की तुलना में, तो इसका मतलब ये है कि या तो उसको शिक्षा नहीं मिली है, या संसाधन नहीं मिले हैं, या तो वो बेरोजगार है, या फिर ये सारी चीज़ें मिली है तो उसको अवसर नहीं मिला कि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, इन्हीं कारणों से समाज के अंदर जो है आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। यह यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह समस्याएं उत्पन्न करती हैं और विभिन्न समुदायों के बीच असमानता को और भी बढ़ाती है। आर्थिक असमानता के कारण समाज में असंतुलन बढ़ा है, जिससे आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इन सब केसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिला है आर्थिक असमानता के कारण, जो कि नहीं करना चाहिए भैया। ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। अधिकांश लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आर्थिक असमानता को कम करने के लिए समाज को सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो शिक्षा से वंचित है, स्वास्थ्य से वंचित है। ठीक है, जीवन की जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो बुनियादी सुविधाएं नहीं है उनके पास। ठीक है, और इसी कारण से यहाँ पर देखने को मिलता है कि लोग जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़ से गए हैं। इसको कम करने के लिए समाज को सक्रिय रूप से यानी एक्टिवली काम करना होगा। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं यानी पैसे वाले लोग हैं, उनको मिल करके काम करना चाहिए और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके, है ना। पैसे से अगर आप मदद नहीं कर सकते तो उनको शिक्षा से मदद कीजिए, रोजगार से मदद कीजिए, अन्य तरीकों से आप मदद कर सकते हैं, जिससे कि वो भी उस गरीबी से आगे निकल कर अपना बुनियादी सुख सुविधाएं तो प्राप्त कर सके, रोटी कपड़ा मकान ये तो कम से कम वो ले सके, है कि नहीं। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए समाज में, जो समाज में जो प्रतिष्ठित और अमीर वर्ग के लोग हैं उनको। ठीक है, शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाया जा सकता है। अगर व्यक्ति को शिक्षा दिया जाए और ज्ञान दिया जाए तो इसके माध्यम से व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है। सरकारों, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संस्थाओं को भी आर्थिक समानता के लिए उचित नीतियों को बनाने पर जोर देना चाहिए। आर्थिक असमानता को दूर करने में हम सभी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप आर्थिक असमानता के ऊपर लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है हमें कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 60 शब्दों में आपको लिखने हैं, यानी कि कोई 2 क्वेश्चन ही कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कितने शब्दों में लिखना है, 60 शब्दों में। ठीक है, तो देखिए 8वें के पहले में इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। एक रेडियो बज रहा है और दूसरी तरफ टेलीविजन चल रहा है, तो दोनों जगहों से जो समाचार आ रहा है हमारे सामने तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है भैया, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, ताकि आसानी से उस समाचार को समझा जा सके। क्योंकि देखिए स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में क्या होता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा टफ भाषा शैली भी आप दे देंगे ना, यानी टफ लैंग्वेज में भी न्यूज़ दे देंगे तो वो आसानी से समझ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बात करें रेडियो की या फिर टेलीविज़न की, तो ऐसा देखा गया है कि गाँव के अंदर आज के टाइम पे भी रेडियो और टेलीविज़न का प्रचलन ज़्यादा है। शहरों में स्मार्टफोन का प्रचलन, इंटरनेट का प्रचलन ज़्यादा है, गाँव में इनका प्रचलन ज़्यादा है। और रेडियो और टेलीविज़न को ऐसे व्यक्ति जो कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और
ऐसे व्यक्ति जो इन दोनों का मिक्सचर है, मतलब हर तरह के व्यक्ति यहाँ पर इसको सुनते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो। ठीक है, तो अगर आपको गरीब वर्ग को भी टारगेट करना है, अमीर वर्ग को भी टारगेट करना है, पढ़े लिखे वर्ग को भी टारगेट करना है, अनपढ़ वर्ग को भी टारगेट करना है, तो आपको आसान भाषा शैली रखनी पड़ेगी ताकि सभी वर्ग के व्यक्ति जो आपको सुन रहे हैं, आपके समाचारों को सुन रहे हैं, वो समझ सके। समझ रहे हैं आप यहाँ पर? आशा करता हूँ कि जो मैंने समझाया वो आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। बाकी लिखा हुआ एक बार यहाँ पर देख लीजिए, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा, भाषा के स्तर व गरिमा को बनाए रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करें ताकि सभी वर्ग तथा स्तर के लोग समझ सके। वाक्य छोटे छोटे तथा सरल हो, जटिल शब्दों, समसामयिक जो शब्द होते हैं, मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए। जो जटिल शब्द होते हैं, ठीक है, जिनका उच्चारण जटिल होता है, कठिन करना होता है, ऐसे शब्दों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए। अंक आदि जो होते हैं वो लिखने नहीं चाहिए। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर नंबर बताना है, जैसे मैं लिख देता हूँ 12,290। ठीक है, तो जब आप एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे ना और बीच में इस तरह का नंबर आ जाएगा तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा, इसको आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ तो लेंगे एक तरह से, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा। ये हजारों में है तो इसको थोड़ा आसानी से पढ़ लेंगे, अगर मैं इसको लाखों में करोड़ों में ले जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा, आप अटक जाएंगे वहां पर। इसीलिए जो शब्द जो आपके यहाँ पर अंक होते हैं, ठीक है, कोई सा भी अंक हो, 1 2 3 4 इस तरह के जो भी अंक हो, उनको शब्दों में लिखना चाहिए ताकि पढ़ने में आसान हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि विशेष लेखन में जो आपका बीट होता है और डेस्क होता है, इसका आपको महत्व और अर्थ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं भैया किस तरह से आंसर आपको लिखना है कि बीट समाचार पत्रों तथा रेडियो टेलीविज़न में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है, जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अपने विषय की पूरी जानकारी है। इन्हीं डेस्क पर काम करने वाले संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। यही संवाददाता जो है वो बीट जो होता है, इनका खेल वगैरह उनसे रिलेटेड होते हैं और उनकी जिम्मेदारी लेते हैं कि भैया इस चीज़ का मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करूँगा, इस चीज़ का मैं। क्लियर कट अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो आपका डेस्क होता है उसमें क्या होता है, संवाददाताओं का एक ग्रुप होता है जिनको एक टॉपिक पे काम करना होता है। मान लीजिए कि उनको पॉलिटिक्स दे दिया कि हाँ भैया पॉलिटिक्स की जो भी खबरें होंगी उनकी रिपोर्टिंग के लिए आप जिम्मेदार होंगे, तो उनको इस तरह से डेस्क दे दिया जाता है और वहाँ पर वो काम करते हैं। ये आपका डेस्क हो गया, लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। अगला है आपका बीट। बीट क्या होता है, संवाददाताओं के बीच में उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए काम का विभाजन कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उनको स्पोर्ट्स का जो क्षेत्र है वो दे दिया जाता है, खेल का क्षेत्र। किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स का काम उनको दे दिया जाता है। किसी को साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो साइंस और टेक्नोलॉजी वाला जो भी सेक्टर है उनको दे दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से उनके ज्ञान और रुचि के आधार पर, ठीक है, उनका जो काम का विभाजन किया जाता है उसको ही मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आप बीट और डेस्क में अंतर बता सकते हैं और अर्थ भी यहाँ पर देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जनसंचार माध्यम में द्वारपाल की भूमिका का निर्वाह कौन करता है, संपादक के प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक और उप संपादक द्वारपाल की भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, यानी कि भूमिका निभाते हैं। ये सब जो संपादक होते हैं ना, ये सब मिल करके द्वारपाल की जो भूमिका होती है उसको निभाते हैं। और संपादक के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो आप लिख सकते हैं तथ्यों की शुद्धता की जांच करना, वस्तु परखकर्ता होते हैं ये, निष्पक्षता को देखना, संतुलन बनाए रखना और स्रोत को ध्यान में रखना। ये आपका संपादक के प्रमुख सिद्धांत हो गए बच्चों। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो पुस्तक है उसके अंदर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। तो 2 क्वेश्चन दे दिया गया है, दोनों का जो आंसर है आपको 60 शब्दों में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है समाचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम की विशेषताएं लिखिए। जो आपका प्रिंट माध्यम होता है, जैसे अखबार ले लीजिए, ठीक है, मैगजीन ले लीजिए, ये सब किस में आता है, प्रिंट माध्यम में आता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या होती है, तो आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व यानी टिकाऊपन होता है। जो भी चीज छप गया भैया वो छप गया, वहां से हटा नहीं सकते जल्दी आपको। ठीक है,
जैसे आप अपना अखबार उठा करके देख लीजिए ना, अखबार अगर आपके घर में आता होगा तो अखबार में देखते होंगे जो चीज़ छप गया भैया छप गया, तो टिकाऊपन है। समझ रहे हैं आप? शब्दों में टिकाऊपन है और इधर-उधर शब्द नहीं हो सकते। अगला है पढ़ने और सोचने का पूरा अवसर मिलता है। अखबार उठा करके अगर आप देखेंगे तो पूरा पढ़ने का टाइम मिलेगा, सोचने का टाइम मिलेगा, है कि नहीं? और इंटरनेट पे इन चीज़ों की थोड़ी कमी रहती है। अगला है प्रिंट माध्यम को साक्ष्य के रूप में लंबे समय तक रखा जा सकता है। अगर अखबार में कोई चीज़ छप कर के आ गई और या मैगज़ीन में कोई चीज़ छप कर के आ गई तो उसको यहाँ पर सँभाल कर रखा जा सकता है सबूत के तौर पे, ताकि भविष्य में दिखाया जा सके कि देखिए एक ज़माने में हमारा फ़ाटू आया था यहाँ पर अखबार के अंदर, हमारा भी फ़ोटो छपा था अखबार में, ये देखिए ये रहा सबूत, है कि नहीं? तो ये समाचार माध्यमों में जो प्रिंट माध्यम है उसकी विशेषता है बच्चों। पढ़ते हुए उस पर सोच विचार कर सकते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं। किसकी बात कर रहा है? प्रिंट माध्यम की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये आपका इस तरह से आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो के लिए समाचार लेखन करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो समाचारों में प्रयुक्त भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, ट्रिपल स्पेस में टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, शब्दों के संक्षिप्तीकरण से बचना चाहिए, बड़ी संख्याओं को अंकों की अपेक्षा शब्दों में लिखना चाहिए। जब आप रेडियो के लिए समाचार लिख रहे होते हैं तो आपके जो भाषा शैली होनी चाहिए बिल्कुल सरल होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो कौन सुनता है? आज के टाइम पे अगर बात करें तो गाँव में ज़्यादातर रेडियो सुना जाता है। ऐसा नहीं है कि 2024 में रेडियो खत्म हो चुका है, कोई रेडियो सुनता ही नहीं है। नहीं भाई, सुनते हैं। गाँव में अगर आज भी चले जाइए तो कई गाँव में रेडियो आज भी सुना जाता है। तो जब गाँव में रेडियो सुना जाएगा तो वहाँ पर लोग सरल सहज भाषा पसंद करते हैं, है कि नहीं? तो रेडियो समाचार की जो भाषा होनी चाहिए सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, ठीक है? टाइप की गई ये कॉपी होनी चाहिए, वो भी ट्रिपल टाइप, ताकि आसानी से उसको पढ़ा जा सके उस समाचार को। और जो बड़ी संख्याएँ होती हैं, मान लीजिए 10 करोड़, 90 लाख, 80 हज़ार, इनको क्या करना चाहिए? शब्दों में लिखना चाहिए। ऐसे 1, 2, 3, 4 अंकों में नहीं लिखना चाहिए, शब्दों में लिखना चाहिए, ताकि समाचार पढ़ते वक़्त आसानी हो, उसके अंदर कोई गलती ना हो। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, भरत का आत्म परिताप उनके व्यक्तित्व के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? वर्तमान में ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता सिद्ध कीजिए। ठीक है? तो देखिए भरत जी का जो आत्म परिताप है उनके जो है सो कि उज्ज्वल पक्ष की ओर संकेत करता है। राम को वनवास दिलवाने में उनका हाथ न होना, ये भी उनकी ओर इशारा करता है। ठीक है, राम को वनवास से वापस लाने के लिए वो चित्रकूट जाते हैं। ठीक है, ये भी इस तरह से लिख सकते हैं। राम को स्वामी एवं स्वयं को सेवक मानते हैं वो। ठीक है, बड़े भाई के प्रति अथाह प्रेम व श्रद्धा देखने को मिलती है। वर्तमान समय में आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे कलयुग चल रहा है भैया, इस तरह की चीज़ तो देखने को मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं वर्तमान युग भौतिकवादी युग है। धन संपत्ति जीवन का मूलाधार बन गई है। ऐसे समय में भरत जैसे विनम्र, त्यागी और निर्लोभी व्यक्ति की समाज को आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे जो भरत जी जैसे जो निर्लोभी व्यक्ति थे, जिनको लोभ बिल्कुल पसंद नहीं था और वो प्यार से रहना पसंद करते थे, ऐसे व्यक्ति की समाज को आज भी आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्नेलिया के गीत कविता में वर्णित भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है वो कुछ इस तरह से बताया गया है कि लालिमा युक्त प्यारा सूर्योदय देखने को मिलता है। भारत के अंदर जब सूर्योदय होता है बच्चों तो बिल्कुल लालिमा युक्त होता है, लाल लाल सूरज इस तरह से देखने को मिलता है। चारों ओर हरियाली देखने को मिलती है, चारों ओर एकदम हरियाली, हरा भरा अपना देश है। ठीक है, नीले आसमान में उड़ते पक्षी दिखाई देते हैं, एकदम नीला आसमान और इस तरह से पक्षी उसके अंदर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ नीला समुद्र और उसकी लहरें हमें दिखाई देती हैं। तो इस तरह से कार्नेलिया के गीत कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि क्षण के महत्व को उजागर करते हुए एक बूंद कविता का मूल भाव बताइए। जो आपका क्षण का महत्व है उसको उजागर करते हुए जो आपका एक बूंद ये जो कविता है ना, इसका जो मूल भाव है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे कि संध्या के समय यानी शाम के समय समुद्र में एक बूंद का उछलना और फिर उसी में विलीन हो जाना क्षण के महत्व को प्रतिपादित करता है। यानी कि शाम के समय क्या होता है, समुद्र
समुद्र में क्या होता है, कई सारी लहरें आती है, मतलब लहर तो आता ही रहता है, उसमें से एक बूंद के बारे में वर्णन है कि एक बूंद उछलता है और फिर क्या होता है, वापस से उसमें विलीन हो जाता है। तो ये क्षण भर का काम होता है। तो ये उसी चीज़ के महत्व को यहाँ प्रतिपादित करता है। बूंद एक क्षण में ही सूरज की लाल रोशनी में रंगकर चमक उठी थी। इसी प्रकार विराट की निराकार सत्ता के समक्ष मानव के लघु जीवन में मधुर मिलन के प्रकाश से जैसे कि प्रतीप्त जो क्षण आते हैं, वही इसे नश्वरता के बोध से मुक्त करके आत्मबोध से भर देते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। ये आपका काव्यांश वाला रहेगा जिसका सप्रसंग व्याख्या आपको करना है। तो 2 दे दिया है आपको यहाँ पर काव्यांश, यहाँ पर अथवा करके, तो दोनों में से किसी एक का आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। मैंने जो ये ऊपर वाला है इसका आपको यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करके दिखा रखा है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, चिटकता जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम जो सो कि सारा। इस तरह से करके ये आपका काव्यांश दिया गया। आप देखिए यहाँ पर आपको सप्रसंग व्याख्या कैसे करना है। स्टार्टिंग की कुछ लाइनें उठा लीजिए, जैसे मैंने ले लिया है अरुण यह मधुमय, और लास्ट की कुछ लाइनें उठा लीजिए मंगल कुमकुम सारा, और बीच में क्या करना है आपको डॉट 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 इस तरह से डाल देना है। ओके, चलिए अब यहाँ पर संदर्भ की बात करें तो जो हमारे कवि है जयशंकर प्रसाद जी है इस कविता के, और कविता कौन सी है, कार्नेलिया का गीत। प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में आपको थोड़ा सा कंक्लूजन लिख देना होता है कि ओवरऑल कविता में क्या बताया गया है। तो प्रसंग में यहाँ सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे यूनानी शिविर के पास बैठी भारत की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान कर रही है। तो इस तरह से प्रसंग लिख दिया। उसके बाद आपको पूरी व्याख्या कर देनी है। व्याख्या में पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा। आप यहाँ वीडियो पॉज करके रीड आप कर सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए परफेक्ट। उसके बाद आपको काव्यागत विशेषताएं बतानी है, जैसे भारत भूमि के सांस्कृतिक व प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण देखने को मिलता है। विषयानुकूल सरल और तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग है, और साथ ही साथ लाक्षणिक शैली है, मानवीकरण रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार है, दृश्य बिंब है, अद्भुत एवं शांत रस देखने को मिलता है, माधुर्य गुण है, ठीक है, और गोयता का गुण देखने को मिलता है। तो इस तरह से काव्यागत विशेषताएं आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, जहां कोई वापसी नहीं पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखे तथा इसे चुनने के लिए अपने तर्क दे। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि जहां कोई वापसी नहीं पाठ यात्रा वृत्तांत शैली में रचित है, जहां अमझर गांव के पर्यावरण विनाश का वर्णन किया गया है। छात्र छात्राएं जो है जहां कोई वापसी नहीं शीर्षक के स्थान पर कोई अन्य शीर्षक जैसे क्या वे दिन लौट आएंगे, पुरानी वापसी इत्यादि का चयन कर सकते हैं। तर्क सहित उपयुक्त शीर्षक देने पर अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जहां कोई वापसी नहीं पाठ है, यात्रा वृत्तांत शैली में लिखा गया। यात्रा वृत्तांत मतलब जब आप कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, और आप कुछ चीज़ें नोट करते हैं, कहीं घूम के आते हैं, तो उसको यात्रा वृत्तांत बोला जाता है। तो इसी शैली में, इस स्टाइल में जो है ये आपका पाठ जो है रचित है, रचना की गई है। जहाँ पर जो आपका अमझर गाँव है, इसमें पर्यावरण विनाश किस प्रकार से हो रहा है इसका वर्णन किया गया है। और छात्र छात्राएं यानी कि आप सभी बच्चे, जहाँ कोई वापसी नहीं, ये जो पाठ है इस टाइटल के अनुसार कोई दूसरा टाइटल अगर आपको चूज़ करने को बोला जाए तो इस तरह से टाइटल आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे क्या वे दिन लौट आएंगे, पुरानी वापसी, या और भी कोई टाइटल यानी शीर्षक आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी टाइटल आप चूज़ करेंगे उसका कोई फैक्ट होना चाहिए, कोई तर्क होना चाहिए। तर्क सहित अगर आप टाइटल चूज़ करते हैं तो आपको नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में क्या हलचल उत्पन्न कर दी थी। वो जो छोटा सा मुलाकात हुआ था पारो से, ठीक है, तो उससे जो संभव का मन था उसके अंदर क्या हलचल उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तो संभव के मन का चंचल हो जाना, लड़की को लेकर के एक अकुलाहट पैदा हो जाना तथा उससे मिलने की तीव्र आकांक्षा पैदा हो जाना। संभव भी मन ही मन ये सोचने लगा था कि काश मैं उससे दोबारा मिल पाता, और रात भर उसी के ख्यालों में खोया हुआ था कि किस तरह से जो पारो है उसने बिंदिया लगा रखी थी, किस प्रकार से उसने साड़ी पहन रखी थी। ठीक है, पूरा रात भर उसी के ख्यालों में खोया हुआ था। ठीक है, जो कुछ गीत होते हैं प्यार से रिलेटेड वो उसको पसंद आने लग गए थे, क्योंकि
एक तरह से वो लड़की को लेकर के अट्रैक्ट हो गया था, और लड़की भी जो थी वो लड़के को लेकर के, यानी कि जो संभव था उसको लेकर के वो पारो अट्रैक्ट हो गई थी। ठीक है, साथ ही साथ हमें देखने को मिला कि मिलने की इच्छा में हर की पौड़ी तथा मनसा देवी तक पहुंचाना। मिलने की इच्छा में क्या हुआ कि वो हर की पौड़ी पे आया, उसके बाद फिर मनसा देवी जो है उन्होंने दोनों को मिला ही दिया आखिरकार। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि मनोकामना की गांठ भी जो अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती। इसका आंसर मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, मनोकामना की गांठ अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। आज के लिए आपका होमवर्क हो जाएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर, पूरा आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद जो है उसके मायके तक क्यों नहीं पहुंचा सका। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे आप कि बड़ी बहुरिया की मानसिक पीड़ा और यातना को हरगोविंद अच्छी तरह से समझ रहा था। उसके मायके पहुंचकर वहां का खुशनुमा वातावरण व आवभगत देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इससे हरगोविंद को अपने गांव की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिलती दिख रही थी, कि अगर वो ये संवाद बता देगा तो उसके गांव की जो इज्जत है ना मिट्टी में मिल जाएगी भैया, तथा लग रहा था कि फिर गांव की लक्ष्मी सदा के लिए गांव छोड़कर चली जाएगी। उसकी वेदना का समाचार वह किस मुंह से सुनाएगा, उसकी ये दुख भरी वेदना जो है उसका जो समाचार वो किस मुंह से सुनाएगा भैया। ठीक है, तो इस कारण से बड़ी बहुरिया का जो संवाद था यानी मैसेज था वो हरगोविंद जो है उसके मायके तक नहीं पहुंचा सका। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे यहाँ गद्यांश दे दिया गया है, दो गद्यांश, दो में से किसी एक गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला वाला गद्यांश है आपका, और ये देख सकते हैं ये आपका दूसरा वाला गद्यांश है बच्चों। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला गद्यांश दिया है इसके अथवा में इसकी सप्रसंग व्याख्या मैंने कर रखी है, धर्म के रहस्य को लेकर के है। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसकी सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है, बिल्कुल सिंपल सा है भैया। स्टार्टिंग की लाइनें मैंने उठा ली है, धर्म का रहस्य जानने डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद लास्ट की लाइनें कई बातें निकल आए। ठीक है, ये आप लिख देंगे। उसके बाद फिर आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर पाठ कौन सा है हमारा, घड़ी के पुर्जे, लेखक कौन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्रसंग की बात करें तो आपको थोड़ा सा कंक्लूजन लिख देना है इसके अंदर कि लेखक का मत है कि धर्म मुट्ठी भर धर्माचार्यों तक ही सीमित न रहे, अपितु आम लोग भी उसका रहस्य समझ सके, जिससे समाज का समग्र विकास हो सके। तो ये प्रसंग हो गया। अब फिर आपको व्याख्या कर देनी है, यानी पूरा डिटेल में यहाँ पर बता देना है। जैसे धर्माचार्यों का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये लोग घड़ी का दृष्टांत देखकर अपने मत का समर्थन लोगों से तालियां पिटवाकर करते हैं। घड़ी का काम है समय बताना। यदि तुम्हें घड़ी देखना नहीं आता तो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद ले सकते हो जिसे घड़ी का पूर्ण ज्ञान हो। इसी तरह से धर्म के बारे में भी धर्माचार्यों से पूछकर काम चलाओ। तात्पर्य यह है कि धर्माचार्य नहीं चाहते हैं कि आम व्यक्ति जो है वो धर्म की गहराई में जाए। तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ व्याख्या कर देना है, चैप्टर के बारे में जो चीज़ आपको पता है पूरा एक्सप्लेन कर देना है। फिर विशेष की बात करें तो भाषा जो है विषयानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है इस कविता के अंदर, इस पाठ के अंदर। कविता नहीं कहेंगे, पाठ कहेंगे। अगला है शब्द भंडार, तत्सम तद्भव उर्दू शब्दों का प्रयोग है। शब्द शक्ति जो है आपका लक्षणा व्यंजन शब्द शक्ति है, और शैली जो है विचारात्मक शैली है बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करते चलिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है बच्चों, और इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। तो मोटिवेशन को बढ़ाइए और लाइक करते चलिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं हमारे तीसरे सैंपल पेपर के लास्ट क्वेश्चन के अंदर, 14वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिया है, दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है, और वो भी 60 शब्दों में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की। तो लेखक ने बत्तख की माँ और मानव शिशु की माँ की तुलना करते हुए कई पक्ष सामने रखे। लेखक को दोनों में कई समानताएं देखने को मिली। जो मानवों की माँ होती है यानी हमारी जो माताएं होती हैं, मम्मी होती हैं, और जो बत्तख होता है उसकी जो माताएं होती हैं, दोनों में लेखक को काफ़ी सारी समानताएं देखने को मिली। जैसे खतरों से बचाव, जिस प्रकार बत्तख अपने पंखों को फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखती है, उसी प्रकार मानव की माँ भी अपने बच्चों की ढाल बनकर उन्हें दुनिया के खतरों से बचा करके रखती है।
हमारी जो माताएं होती हैं, चाहे मेरी मम्मी हो या आपकी मम्मी हो, जिनको हाथ जोड़ करके मेरा नमन है, ठीक है, वो हमें दुनिया के खतरों से बचा करके रखती हैं, ढाल बन करके हमारे साथ खड़ी रहती हैं। ठीक है, अगला है सतर्कता और कोमलता से देखरेख। जैसे बत्तख की माँ अपनी पैनी चोंच से सतर्कता बरतते हुए कोमलता से अंडों को अपने पंख के अंदर छुपाती है, उसी प्रकार मानवों की भी जो माँ होती हैं बच्चों को डांटते मारते समय ध्यान रखती हैं कि शिशु को नुकसान ना पहुंचे। जो हमारी माताएं होती हैं वो मारती डांटती जरूर है, लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखती है कि जो बच्चा होता है, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ज़्यादा चोट ना पहुंचे। आने वाले खतरों को भांपना। बत्तख की जो माँ होती है निगाहें सदैव कौवे की ताक पर रहती है, क्योंकि कौवा उनके अंडों को नुकसान पहुंचाता है, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। उसी प्रकार से मानवों की जो माँ होती हैं वो अपने बच्चों पर आने वाले संभावित खतरों को भांप लेती है कि मान लीजिए आपको बुखार होने वाला है, तो आपकी मम्मी को आइडिया लग जाएगा कि बेटे तेरे को बुखार होने वाला है, जल्दी से ये काम कर ले, काढ़ा पी ले, ये कर ले, क्योंकि हमारी माँ है यार। देखो दुनिया में आपकी जो उम्र है आज के टाइम में, मान लीजिए आपकी उम्र है 18 साल, 19 साल, 20 साल, ठीक है, तो पूरी दुनिया आपको आपके उम्र से जानती है, लेकिन जो आपकी मम्मी है आपको आपके उम्र से 9 महीने ज़्यादा से जानती है। मान लीजिए आपकी उम्र है 18 साल, तो आपकी मम्मी आपको 18 साल 9 महीने से जानती है, क्योंकि 9 महीने तक उन्होंने अपनी कोख में आपको रखा है। आज के टाइम पे आपको मैं 1 किलो का ईंटा दे दूँ एक, ठीक है, तो आप 9 महीने तक उसको अपने साथ लेकर के नहीं चल सकते। सोचिए हमारी मम्मी ने कैसे हमें 9 महीनों तक अपनी कोख में रखा होगा। तो मेरी मम्मी को और आप सभी की मम्मी को हाथ जोड़ करके नमन है भाई। ऐसा जो वरदान है केवल माताओं को ही मिल सकता है कि भैया मर्द तो मुझे नहीं लगता ये कर सकते हैं भाई। तो इतनी सहन क्षमता केवल माताओं के अंदर होती है और इसीलिए वो अपने बच्चे पर आने वाले खतरों को भांप लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि विस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है और इसमें लेखक ने विस्कोहर से जुड़ी किन किन स्मृतियों को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो विस्कोहर की माटी पाठ जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं का वर्णन किया है। पूरी कथा के केंद्र में विस्कोहर है जो क्या है, लेखक का गांव है, और एक पात्र विश्वनाथ जो लेखक स्वयं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा हिंदी का सैंपल पेपर नंबर जो 3 है वो समाप्त होता है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 20 सैंपल पेपर्स का अगर आप PDF बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज ही ये 20 सैंपल पेपर का PDF बाय कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से कीजिए। वैसे तो ये 20 सैंपल पेपर का जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है, लेकिन अभी आपको 50% का भारी छूट, भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, उनको एक कूपन कोड देना है VSP07। ये कूपन कोड जब आप उनको बताएंगे तो आपका जो प्राइस है, फाइनल प्राइस ओनली हो जाएगा भैया यहाँ पर 99 रुपीज़। केवल 99 रुपये में आपको 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से आपका एक सैंपल पेपर 5 रुपये का पड़ा, ठीक है, और 20 सैंपल पेपर अगर आप कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी बच्चों। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है उसके लिए तो वरदान सिद्ध होगा ये, और जिस बच्चे ने बहुत कुछ पढ़ रखा है उसके मार्क्स और इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से कीजिए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।